Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of cell. We are discussing about the different parts of the cell. हम different components जो है सेल के उनको डिस्कस कर रहे थे. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना वो है गोल्गी एपरेटस. क्लियर. इससे पहले हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर चुके हैं, अब गोल्गी एपरेटस की बात करेंगे. अब बच्चे जिस तरह हमने पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, हमने क्या उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट की बात की, ये वो वाले ऑर्गेनेल्स है विच आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल. उसी तरह ये गोल्गी एपरेटस है, ये यूकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट है लेकिन बट एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल. इज इट क्लियर. अब गोल्गी एपरेटस मैं थोड़ा सा रीड करते हैं, फिर इसकी मैं डायग्राम पहले आपको जस्टिफाई कर दूंगा, फिर इसको कंप्लीट रीड कर लेंगे. Golgi apparatus consists of 5 to 8 cup-shaped membrane covered sacs called cisternae. इसके अंदर क्या कप शेप क्या उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनका नंबर वेरिएबल है. यहाँ पे जनरल तो उसने बोल दिया कि 5 to 8 है, लेकिन ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, मोस्टली ज़्यादा होते हैं इससे. और उनको हम क्या नाम देते हैं सिस्टरनी. अब सिंगुलर बोलूँगा तो सिस्टरना बोल दूंगा, प्लूरल बोलूँगा तो सिस्टरनी बोल दूंगा. क्लियर. विच आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्टैक अप हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है. क्लियर. इट इज फाउंड इन सेल्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड यूनिसेलर यूकैरियोट्स. तो और करें ये यूकैरियोट्स की बात कर रहा है. वो आगे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यूनिसेलर यूकैरियोट्स कौन है. जो आपका किंगडम है ना, किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बहुत सारे मेंबर यूनिसेलर यूकैरियोट्स हैं. क्लियर. इन सम यूनिसेलर फ्लैजिलेट्स, जो किंगडम प्रोटिस्टा उसका एक ग्रुप है फ्लैजिलेट्स, जू फ्लैजिलेटा, उसके मेंबर्स को हम कहते हैं फ्लैजिलेट्स. क्लियर. द गोल्गी एपरेटस मे कंसिस्ट ऑफ 60 सिस्टरनी. अब यहाँ पे देखें जनरल से एमसीक्यू आ गया कि ये जो सिस्टरनी अप टू 60 जा सकते हैं. नॉर्मली तो क्या हो सकते हैं 5 to 8 है, लेकिन ये नंबर मजीद इंक्रीज कर सकता है. क्लियर है. मैं आपको पहले ना थोड़ी डायग्राम इसकी जस्टिफाई करता हूँ. यहाँ पे देखें जरा, ये जनरल सी डायग्राम है किसकी, गोल्गी कम्प्लेक्स की. इसके दो फेसेस होते हैं, एक सिस फेस हम कहते हैं, दूसरी ट्रांस फेस कहते हैं. अच्छा, ये इनका दो और नाम भी हैं. सिस फेस को हम फार्मिंग फेस कहते हैं और ट्रांस फेस को हम मैच्योरेशन फेस भी कहते हैं. अब मैं जस्टिफाई करूंगा कि इसको फार्मिंग फेस क्यों कहते हैं और इसको मैच्योरिंग फेस क्यों कहते हैं. गौर करें जरा. इनकमिंग वेजिकल्स फ्रॉम ईआर. ईआर कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो वेजिकल्स हैं इनके अंदर स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स क्या होंगे, पैक्ड होंगे, वो आ रहे होंगे किसके पास, सिस फेस के पास. इसे फार्मिंग फेस कहते हैं. अब होता पता क्या है, इस वेजिकल के दो बेसिकली कंपोनेंट है, एक इसका मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दूसरा इसके अंदर जो कंटेंट होगा. अब होगा क्या, ये वेजिकल आएगा सिस फेस के साथ आके अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो गया, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सिस्टरनी बनाएगा और इसके अंदर जो मटेरियल है इसकी ल्यूमन में चला जाएगा. ल्यूमन मीन इंटरनल कैविटी. क्लियर. अब यहाँ पे सिस्टरनी बनते जाएंगे, पुराने सिस्टरनी नीचे आते जाएंगे, ऊपर नए सिस्टरनी बनते जाएंगे, इसीलिए हमें क्या कहते हैं फार्मिंग फेस. ओके. अब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो इनके अंदर क्या होगा, केमिकल्स की मॉडिफिकेशन हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की मॉडिफिकेशन होती है. जैसे मॉडिफिकेशन होती जाएगी तो उसके बाद क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स मैच्योर हो जाएंगे. और ट्रांसफेस में क्या होगा, यही सिस्टरनी दोबारा फिर ब्रेक करेगा किसके अंदर, वेजिकल्स के अंदर. इनको हम सेक्रेटरी वेजिकल्स कहते हैं. ये सेक्रेटरी वेजिकल्स आ जाते हैं, अगर उन्हें सेल के अंदर कोई रोल अदा करना है तो सेल के अंदर आ जाएंगे, सेल से बाहर जाना तो सेल से बाहर चले जाएंगे. क्लियर. ये जर्नल से बात की गई है किसकी, गोल्गी कम्प्लेक्स की. अब और करें, मैं कहता हूँ मैच्योरेशन फेज. क्यों, यहाँ तक केमिकल्स क्या हो गए, मैच्योर हो गए, इसीलिए यहाँ पे दोबारा वेजिकल बन रहा है. ये इनकमिंग वेजिकल्स हैं जो ईआर से आ रहे हैं, यहाँ पे आए अटैच हुए, उनके अंदर जो केमिकल्स हैं उनकी मॉडिफिकेशन हुई, मॉडिफिकेशन के बाद जो मैच्योरेशन फेस है या ट्रांसफेस है वहाँ से वेजिकल्स निकल के अपनी डिस्टेंट पोजीशन पर चले गए. फिर इससे हमें एक और आइडिया होता होगा कि ये जो सिस फेज है ना, ये किसकी तरफ होगी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगी. ये मैंने डायग्राम से आपको जस्टिफाई कर दिया, अब इसको रीड कर लेते हैं. एनिमल सेल जनरली कंटेन बिटवीन 10 and 20 गोल्गी स्टैक्स इन देयर गोल्गी एपरेटस. इतने स्टैक्स होते हैं. ठीक है. दिस कम्प्लेक्स इज यूजली लोकेटेड क्लोज टू द न्यूक्लियस. आमतौर पर ये जो कम्प्लेक्स होता है किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है. ये आपसे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि क्या हो सकता है, गोल्गी एपरेटस कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के पोजीशन से रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है. नेक्स्ट हम देखते हैं. ईच गोल्गी स्टैक हैज टू डिस्टिंक्ट फेसेस. जो गोल्गी स्टैक की बात कर रही है, गोल्गी कम्प्लेक्स की बात करते हैं ना, उसके दो बेसिकली फेसेस होते हैं. एक होता है सिस फेस, दूसरा होता है मैच्योर ट्रांस फेस. जिसे सिस फेस को मैंने फार्मिंग फेस भी कहा और ट्रांस फेस को मैंने मैच्योरेशन फेस भी कहा. इज फाउंड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द ट्रांस फेस इज पोजीशन्ड नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके. जो ट्रांस फेस है वो किसके पास होगी, जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन होगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी. क्यों, क्योंकि उससे फिर क्या उसे कहते हैं केमिकल्स अगर सेल से बाहर जाना तो वो चले जाएंगे.
ओके नेक्स्ट हम देखते हैं। द गोल्जी apparatus is the distribution एंड शिपिंग डिपार्टमेंट फॉर द सेल्स केमिकल प्रोडक्ट्स। जो सेल के क्या उसे कहते हैं शिपिंग, मीन कोई केमिकल किसी स्पेसिफिक पोजीशन तक भेजने हैं, ये वहाँ पे शिप कर रहे हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन। इट मॉडिफाइज द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दैट हैव बीन बिल्ट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो वहाँ पे बने उनकी क्या करते हैं मॉडिफिकेशन करते हैं, प्रिपेयर्स देम फॉर द एक्सपोर्ट आउटसाइड द सेल आर फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर लोकेशन ऑफ द सेल। डिपेंड करता है ना उस केमिकल की कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर वो सेल के अंदर ही, वो सेल के अंदर ही उसी पोजीशन पर चले जाएंगे, और अगर सेल से बाहर जाना है तो उसको सेल से बाहर क्या उसमें केमिकल को भेज दिया जाएगा। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं। Some vesicles that contain proteins, carbohydrate, phospholipids and other molecules bud off from the ER. वो ER से bud off करते हैं। ER mean endoplasmic reticulum. Clear? These vesicles move through the cytoplasm until they reach. एक बस सिंपल सी बात याद रखें, इस तक जितने भी वेसिकल्स आने हैं ना, those will come from the endoplasmic reticulum. वो यहाँ तक आगे, ओके यहाँ पे आके वेसिकल्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। These vesicles move through the cytoplasm until they reach the space of the Golgi apparatus. ओके यही जो मैं वेसिकल्स की बात कर रहा था, ये ER से बड ऑफ हुए थे, साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रैवल करते करते किस तक आगे, सिस फेज तक आगे। इज इट क्लियर? द वेसिकल्स फ्यूज विद द गोल्गी apparatus एंड रिलीज देयर मॉलिक्यूल्स इनटू इट। इसके ल्यूमन के अंदर उसको क्या कर देंगे, केमिकल्स को रिलीज कर देंगे। हियर द कंपाउंड्स आर फर्दर प्रोसेस। यहाँ पे कंपाउंड्स की फर्दर मॉडिफिकेशन होगी, प्रोसेसिंग होगी। एंजाइम प्रेजेंट इन द गोल्गी ल्यूमन कन्वर्ट देम इनटू द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ये बात मैंने की थी। अब बेसिकली ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है ना, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दोज आर मॉलिक्यूल्स which are formed by the joining of two different categories of molecule। दो different categories के molecules आपस में जब join करते हैं तो जो resultant molecule बनता है that is called as a conjugated molecule। क्लियर? उसकी example glycoprotein है, glycolipid है, lipoprotein है, nucleoprotein है। these are the examples of that thing। क्लियर? ये डायग्राम मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे रीड करते हैं हम। The product is extruded from the transphase, जिसको मैंने maturation phase भी कहा है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सम टाइम आपको ट्रांसफेज कह सकता है, सम टाइम आपको मैच्योरेशन फेज कह सकता है। दोनों टर्म से कोई भी टर्म यूज हो सकती है। क्लियर? इन अ वेसिकल एंड डायरेक्टेड टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन इनसाइड और आउटसाइड द सेल, द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स आर नोन एज सेक्रेशन। और जो प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट कर दिए गए उन्हें हम क्या नाम देते हैं, सेक्रेशंस। ओके अदर प्रोडक्ट्स आर रिटर्न टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मे अंडरगो मैच्योरेशन टू बिकम लाइसोसोम। हाँ वो लाइसोसोम भी बन सकते हैं। अब आगे माइंड में क्वेश्चन है कि लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम को मैं कहता हूँ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्लियर? इसका रोल आगे डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट इसी का क्या हो सकते हैं। इन एडिशन द गोल्गी apparatus इन द प्लांट सेल प्रोड्यूसेस पैक्टिन। और पैक्टिन क्या करता है, हम कहते हैं प्लांट जो सेल वाल है, प्लांट सेल वाल इज कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज। अगर गौर करें तो ये स्टेटमेंट आधी अधूरी है। अगर मैं प्रॉपर स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ, मैं ये कहूँगा प्लांट सेल वाल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो बेसिकली ज्यादातर कैसे बनी है, सेलुलोज से। लेकिन क्वेश्चन आता है कि वो चीफली सेलुलोज से मिलकर बनी है तो कुछ ना कुछ और सब्सटेंस भी तो होंगे उसमें। सेलुलोज के अलावा हेमिसेलुलोज, क्यूटिन, लिग्निन, पैक्टिन, स्यूबरिन, ऑल दीस आर सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। तो इस पैक्टिन की बात कर रहा है। एंड अदर पॉलीसेकेराइड स्पेसिफिकली नीडेड फॉर द प्लांट स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म। क्लियर? ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब दो क्या हो सकते हैं जो बॉक्सेस हैं वो देख लेते हैं। पहला, गोल्गी apparatus was discovered by Camillo Golgi। ये साइंटिस्ट था। Camillo Golgi was investigating the nervous system by using a new staining technique known as Golgi staining। ये बेसिकली स्टेनिंग पे काम कर रहा है। स्टेनिंग क्या होता है, किसी स्ट्रक्चर को कलर दे देना। क्लियर? He observed a structure inside the cell and named it as reticular apparatus। उसने तब जो नाम दिया था reticular apparatus। He publicly announced his discovery in 1898 and the structure was named after him, the Golgi apparatus। उसने नाम दिया था रेटिकुलर apparatus। बाद में क्या किया गया, उसके नाम पे नाम दे दिया गया Golgi apparatus। Many scientists did not believe that what Golgi observed was a real organelle, or instead argued that apparent body was a visual distortion caused by staining। ये इसमें एक सिंपल, उसने कम्प्लेक्स बात करती है, आपको सिंपल करके समझाता हूँ। उस टाइम के जो साइंटिस्ट है ना, वो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे, वो कहते थे नहीं ये Golgi apparatus कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये जस्ट किया हुआ। जब वो क्या हो सकता है, कैमिलो गोल्जी स्टेनिंग कर रहा था ना, तो जस्ट डिस्टॉर्शन एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन गया, उसको इसने नाम दिया। बाद में पता चला नहीं ये वाकई स्ट्रक्चर है। और वो कैसे पता चला, बाय द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 20th century फाइनली कंफर्म दैट द Golgi apparatus इज अ सेलुलर ऑर्गेनेल। क्लियर? यहाँ तक बच्चे मैंने जस्टिफाई कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।